ले। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त जल्दी से कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास, जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर MS एक्सेल का पार्ट 20। और आज की ही क्लास में हम अपने इस MS एक्सेल वाले चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश कर रहे होंगे। तो सभी दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। एक बहुत बड़ा चैप्टर था, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, लेकिन हमने यहाँ पर इसे भी कंप्लीट कर लिया। तो बिल्कुल जैसे जैसे हमारे ये बड़े बड़े चैप्टर फिनिश हो रहे हैं, आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो भी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। और अब हम इसके बाद जो आगे नया चैप्टर करने जाएंगे वो होगा हमारा नेटवर्किंग, नेटवर्क का, इंटरनेट का। ये वाले टॉपिक सब हम आगे की क्लासेस में पढ़ रहे होंगे। तो बिल्कुल एक बार जल्दी से सभी दोस्त जुड़ जाइए क्लास से, फिर शुरू करते हैं सेशन को। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो जुड़ जाएंगे एक बार सभी भाई। MS एक्सेल पार्ट 20, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे MS एक्सेल में आने वाले एरर, कि कौन कौन से एरर हमारे MS एक्सेल में आते हैं जब हम किसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो कितने प्रकार के एरर आते हैं और वो एरर क्यों आते हैं। कुछ इस प्रकार की चीजें आपसे पूछी जाती हैं, है ना। तो बिल्कुल एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएं सभी मेरे प्यारे भाई, फिर हम शुरू करते हैं क्लास को। चार्ट रह गया है मुझे पता है, और आज की क्लास में मैं चार्ट भी पढ़ाने वाला हूँ। तो निश्चिंत रहो, आप लोगों से ज़्यादा चिंता मुझे है हर एक चीज़ की। कौन सी चीज़ रह गई है, क्या करानी है, सभी चीज़ें मुझे पता है। तो शुरू करते हैं क्लासेस को बिना किसी देरी के। और सबसे पहले हम यहाँ पर कल की क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे वो हम रेफरेंस का फॉर्मूला पढ़ रहे थे, फॉर्मूला एरर पढ़ रहे थे। और इसमें क्या था कि जब कोई सेल संदर्भ रेफरेंस हटा दिया गया हो, यानी कि आपने मान लो कोई फॉर्मूला लगाया, हमने यहाँ पे MS एक्सेल में क्या किया, हमने यहाँ पर MS एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाया, और ये फॉर्मूला हमसे क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला हमसे कह रहा है ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे देखो मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिखी, मैंने यहाँ लिखा 98, मैंने यहाँ लिखा 78, मैंने यहाँ लिखा 45, मैंने यहाँ लिखा 12। इस प्रकार से मैंने कुछ नंबर लिख दिए, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया, इजिकल टू सीलिंग, ब्रैकेट करा स्टार्ट 98, 12, ठीक है। तो तब तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बताओगे एक बार जल्दी से। अभी इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर मैंने एक फॉर्मूला लगाया इजिकल टू सीलिंग B2, C3, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, एक बार बताएंगे जल्दी से, है ना। तो आप क्या कहेंगे, तो भैया अगर हम सीलिंग का फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं तो हमें पता है 98 से जस्ट बड़ा वो नंबर जो 12 से पूरी तरह जाता हो, तो कौन सा जाएगा, कौन सा जाएगा, 108 जाएगा, यानी कि आंसर आएगा इसका 108। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, अगर मैं इस वाली सेल को डिलीट कर दूं, मान लो क्या कर दूं, डिलीट कर दूं, तो फिर यही फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, रेफरेंस का फॉर्मूला बन गया। क्यों बन गया ये फॉर्मूला रेफरेंस का, कुछ दिखा आपको। हुआ क्या कि जिस सेल का मैंने यहाँ पर रेफरेंस दिया था ना बाद में, वो वाली मैंने डिलीट कर दी, वो सेल मैंने डिलीट कर दी, या मैं कहूं वो पूरी की पूरी कॉलम ही मैंने डिलीट कर दिया। तो अब क्या होगा, अब यहां पर फॉर्मूला एरर आ रहा है रेफरेंस का। क्यों आ रहा है, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो आपने रेफरेंस दी थी वो रेफरेंस अब मौजूद नहीं है, इस वजह से। तो ठीक है जी, यही बात यहां पर लिखी है कि जब कोई सेल रेफरेंस हटा दी जाती है, यानी कि कॉज व्हेन अ सेल रेफरेंस हैज बीन डिलीटेड, जब आप किसी सेल रेफरेंस को डिलीट कर देते हैं तो वहां पर रेफरेंस आता है, ठीक है। उदाहरण क्या है इसका, सेल संदर्भ को सही करें, यानी कि आपने जो सेल रेफरेंस डिलीट कर दिया उसे वापस सही करें। इसके अलावा अगला होता है हमारा NA, यानी कि नॉट अवेलेबल।
तो ये क्या है जी, जब कोई फॉर्मूला उस डेटा को नहीं ढूंढ पाता जिसे उसे रिटर्न करना चाहिए, जैसे वी लुकअप एच लुकअप के जो फॉर्मूला होते हैं उनमें क्या है, डेटा को ढूंढने का काम किया जाता है। तो अगर ये फॉर्मूला आपके उस डेटा को नहीं ढूंढ पाएगा तो क्या आंसर आएगा हमारा, कौन सी एरर आएगी, एन ए नॉट अवेलेबल वाली आएगी। तो यहां पर फिर आपको डेटा को चेक करना होगा वो डेटा इसमें है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारा है नल का। क्या है जी, नल। कारण क्या है, जब आप रेंज ऑपरेटर अधिकतर या कॉमा या कॉलोन का को गलत तरीके से उपयोग करते हैं तो कौन सा आता है हमारा, नल का आपका एरर यहां पे मैं दिखाई देता है। फॉर्मूला की सिंटेक्स को सही करें, यानी कि कहीं पे लगाना था कॉमा और आपने लगा दिया कॉलोन, यानी कि वहां पर हमारा कौन सा आएगा, वहां पर हमारी नल वाली एरर आएगी। और इसके बाद आता है हमारा नंबर। नंबर की एरर कब आती है, तो नंबर की एरर आपकी आती है जब कोई गणितीय गणना संभव ना हो, जैसे बहुत बड़ी संख्या का वर्गमूल लेना है या ऐसे कोई भी, अगर आपने कोई ऐसा फॉर्मूला लगाया जिसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन संभव नहीं है तो फिर वहां पर क्या दिखाएगा, आपको हैज नंबर दिखाएगा। व्हेन अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल सच एज टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर, तो क्या है आपका, फिर वो वहां पर नंबर की एरर आपको दिखाता है। और इनपुट डेटा और गणना की जांच करें, यानी कि जो डेटा आपने दिया है उसकी जांच करें। जैसे मान लो कि मैं यहां पर एक फॉर्मूला लगाता हूं, इजगल टू पावर, ब्रैकेट करा मैंने स्टार्ट, और यहां पर मैंने लिख दिया इतना बड़ा नंबर और कॉमा देकर के मैंने लिख दिया इतना बड़ा नंबर और ब्रैकेट बंद। तो बताओ इतने बड़े संख्या की इतनी पावर आपकी अगर हम करके देखेंगे तो क्या निकल के आएगी, भैया पॉसिबल ही नहीं है, इतना ज्यादा बड़ा नंबर। तो क्या है फिर ये हमें, ये क्या दिखा रहा है, नंबर करके हमें यहाँ पर क्या दे रहा है, एरर दे रहा है फॉर्मूला की। ठीक है सर, ये प्रैक्टिकल, भैया मैं प्रैक्टिकल ही करके दिखा रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल टू पावर लिखा, एक बहुत बड़ी संख्या लिख दी और उसके ऊपर बहुत बड़ी पावर चढ़ा दी, यानी कि इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे तो नंबर आएगा। कब आएगा नंबर लिखा हुआ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि जब कोई गणितीय गणना संभव ना हो तब। ठीक है जी, चलो तो यहां तक हमारी क्या है, यहां तक हमने अपनी फॉर्मूला एरर पढ़ ली। कौन कौन सी फॉर्मूला एरर हमारी होती हैं उन सभी को हमने यहां पर जान लिया। कुछ कल की क्लास में समझी थी और कुछ आज की क्लास में समझी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात, बताएंगे एक बार जल्दी से। अब हम आगे बढ़े। अब पहले मैं आपको कुछ मिसलीनियस चीजें पढ़ाने वाला हूँ, कुछ फॉर्मूला ऐसे पढ़ाने वाला हूँ जो सॉल्व करके आपसे नहीं पूछता, उनकी थ्योरी आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एक फॉर्मूला होता है मैच का। तो एमएस एक्सेल में मैच फॉर्मूला मानों को रेफरेंस या एरे में अवलोकित करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानों को रेफरेंस या एरे में अवलोकित करने का काम किस फॉर्मूले का है, तो वो मैच फॉर्मूले का है। यह आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, ईयर का फॉर्मूला क्या काम करता है, किसी तिथि के अनुरूप वर्थ लिख देता है। ये हमारा क्या कर देता है, वर्थ लिख देता है। ई डेट का फॉर्मूला किस लिए होता है, तो द ई डेट फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ डेट स्टोर्ड एज टेक्स्ट इनटू अ सीरियल नंबर दैट एक्सेल रिकॉग्नाइज एज अ डेट। यानी कि ई डेट फंक्शन का उपयोग टेक्स्ट के रूप में संग्रहित दिनांक को उस सीरियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है जिसे एक्सेल दिनांक के रूप में पहचान ले। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, ई डेट का फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद इफ का फॉर्मूला क्या काम करता है जी, तो यह सबसे प्रचलित फंक्शन में से एक है और यह आपको किसी वैल्यू या आपकी अपेक्षा के बीच तार्किक तुलना करने की सुविधा हमें देता है। यानी कि जहां पर भी आप अपने अकॉर्डिंग अगर आप कोई लॉजिकल कंपैरिजन कराना चाहते हो तो आप क्या करोगे, तो आप इफ फॉर्मूले का यूज यहां पर कर रहे होते हैं। किसका, इफ फॉर्मूले का। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फंक्शन इट लेट्स यू डू अ लॉजिकल कंपैरिजन बिटवीन अ वैल्यू एंड योर एक्सपेक्टेशंस। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग खुद से बना सकते हो। जितने ज्यादा कंपैरिजन कराने हो उतने ज्यादा कंपैरिजन डाल करके, इसलिए ये भी आपसे थ्योरी में पूछा जाता है, वैसे नहीं। ठीक है, और इसके बाद एक आखिरी बचता है हमारा ममल्ट का फॉर्मूला। तो ममल्ट फॉर्मूले के माध्यम से आप अपने एक्सेल सीट पर किसी भी
रो और कॉलम की वैल्यू के बीच मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। सिर्फ मैट्रिक्स शब्द को आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ वो कौन सा फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम रो और कॉलम के बीच मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, तो वो ममल्ट का फॉर्मूला है। कौन सा? तो वो हमारा ममल्ट का फॉर्मूला होता है। बस ये 4 फॉर्मूले आपको यहाँ पर वन लाइनर के तौर पर याद रख लेने हैं। कोई दिक्कत यहां तक बताएंगे? मैं उम्मीद करता हूं कोई भी दिक्कत आपको यहां तक नहीं होगी। और अब मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं एमएस एक्सेल के कुछ मिसलेनियस वन लाइनर। वन लाइनर ऐसे, देखो मैंने आपको एक एक टैब का एक एक टूल समझाया, मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे वो सभी समझा दिए, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है जो इनमें से किसी में भी नहीं आते, तो उन्हें मैंने फिर वन लाइनर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। और उन्हें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे आपको देखने हैं। 2 से 3 बार जब आप पढ़ोगे उसे तो आपका आंसर अपने आप फिर आ जाएगा। कैसे? तो हम देखते हैं। सबसे पहला वन लाइनर है हमारा कि यदि फॉर्मेट संख्या किसी सेल में सटीक नहीं बैठती है तो हैज प्रदर्शित होता है। क्या होता है? इफ द फॉर्मेटेड नंबर डज नॉट फिट इन एन एनी सेल हैज इज डिस्प्लेड। यानी कि अगर आप कोई नंबर लिख रहे हैं, है ना, आप कोई नंबर लिख रहे हैं और वो नंबर बहुत ज्यादा बड़ी संख्या हो गई, तो फिर वहां पर क्या आएगा? वहां पर वो नंबर ना दिखा करके हैज दिखा देता है। क्या दिखा देता है? हैज दिखा देता है हमें। ठीक है। अगर जगह कम है और संख्या क्या है? बहुत बड़ी है, तो फिर वो कैसे दिखा देता है? हैज हमें दिखा देता है। कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है। ये क्या दिखा दिया आपको? हैज दिखा दिया। तो ये वन लाइनर क्लियर हो गया जी, कि जब किसी सेल में जगह कम है और संख्या बहुत बड़ी अगर आपने लिखी है तो वो क्या दिखा देगा हमें? हैज दिखा देगा। ठीक है। इसके अलावा एमएस एक्सेल में जब कोई फॉर्मूला एरर हो जब सॉरी एमएस एक्सेल में फॉर्मूला की शुरुआत किस चिन्ह से की जाती है? तो बराबर के चिन्ह से होती है। किस चिन्ह से होती है आपकी? बराबर के चिन्ह से होती है। सिंपल वन लाइनर है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एमएस एक्सेल में जब कोई फॉर्मूला एरर होती है तो क्या लिखा हुआ आता है? तो ये मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था, हैज नेम लिखा हुआ आता है। यानी कि व्हेन देयर इज अ फॉर्मूला एरर इन एक्सेल, तो क्या आएगा आपका? हैज नेम आएगा। यानी कि अगर कोई फॉर्मूला में कोई आपने स्पेलिंग वगैरह गलत कर दिया, वैसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो क्या आएगा आपका? तो हमारा हैज नेम आएगा। क्लियर है? बिल्कुल। इसके बाद हम देखेंगे, यहां तक बात क्लियर हो गई। एमएस एक्सेल में एक बार में एक से अधिक वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आपको कंट्रोल बटन दबाना है और कंट्रोल बटन को दबाए रखना है और दूसरी वर्कशीट पर क्लिक करना है। इससे आप क्या कर पाएंगे? इससे आप एक बार में एक से अधिक वर्कशीट को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। तो टू प्रिंट मोर देन वन वर्कशीट एट अ टाइम इन एमएस एक्सेल होल्ड द कंट्रोल बटन एंड क्लिक ऑन अनदर वर्कशीट। सवाल कैसे पूछा जाएगा? सवाल पूछा जाता है कि यदि आप एक साथ एक से अधिक वर्कशीट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको कौन सा बटन दबाना होगा? तो हमें कंट्रोल बटन दबाना होगा। कौन सा? तो हमें कंट्रोल बटन यहां पर दबाना होता है। ठीक है जी, बताएंगे। वेरी गुड। तो हम आगे बढ़े। ये सीधे सीधे वन लाइनर है। एमएस एक्सेल में इफ एरर कैसा फॉर्मूला होता है? तो एमएस एक्सेल में इफ एरर जो है ये लॉजिकल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? लॉजिकल फंक्शन है। और ये सभी बातें मैं जब आपको फंक्शन वाला चैप्टर शुरू हो रहा था, यानी कि एमएस एक्सेल में जब हम फंक्शन शुरू कर रहे थे, तभी मैं आपको बता चुका था कि डेट है तो किस ग्रुप का हिस्सा होगा, है ना। तो जहां पर लॉजिकल कैलकुलेशन हो रही होगी, इफ एरर वगैरह, वो लॉजिकल फंक्शन का हिस्सा होगा। तो वन लाइनर सीधे सीधे अलग अलग तरीके से भूले भटके पूछे हुए हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम देखेंगे शिफ्ट बटन क्या काम करता है। तो शिफ्ट बटन दबाकर आसन्न यानी कि निकटवर्ती सेल को सिलेक्ट किया जा सकता है। ये हम पहले भी लिख चुके हैं। कंट्रोल बटन दबाकर आप दूर दूर की सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? दूर दूर की जो सेल होती हैं उन्हें आप कंट्रोल बटन दबाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको शुरुआत की ही क्लास में बता दिया था।
एमएस एक्सेल में टेक्स्ट के संयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है कौन सा, तो एंड वाला जो एम्परसेंड ये वाला साइन होता है, इसका यूज किया जाता है। वन लाइनर ही पढ़ना है, याद करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। एमएस एक्सेल में किसी फंक्शन को डालने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, तो शिफ्ट F3 होती है। यानी कि अगर आप इंसर्ट फंक्शन करना चाहते हैं, अगर आप एमएस एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की होगी आपकी, शिफ्ट प्लस F3 होगी। कौन सी होगी, शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, याद कैसे होंगे वो जिम्मेदारी मेरी है। इनमें से ज्यादातर चीजें आपको याद हैं, जो नहीं है वो 2 से 3 बार पढ़ोगे अपने आप हो जाएंगी, बाकी हम प्रैक्टिस वगैरह करेंगे ही। ठीक है, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफॉल्ट होता है, बताओ। क्या मैंने आपको अभी परसों सेल रेफरेंस पढ़ाया था तो बताया नहीं था कौन सा सेल रेफरेंस डिफॉल्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल रेफरेंस इज द डिफॉल्ट इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कौन सा हमारा सेल रेफरेंस डिफॉल्ट होता है, बताओ। तो मैंने 3 प्रकार के बताए थे। एक बताया था रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है, एक होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और एक बताया था मिक्स सेल रेफरेंस। यानी कि एक तो ऐसा होता है रिलेटिव वाला कि आपने उस सेल को कहीं कॉपी करके पेस्ट करा तो वो अपने आप अपडेट हो जाएगा, तो वो रिलेटिव सेल रेफरेंस है। एक मैंने आपको बताया था कि आप उसे कॉपी करके पेस्ट करोगे और वो चेंज नहीं होगा, वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस था, क्योंकि उसकी रो और कॉलम दोनों के आगे हम डॉलर का साइन लगा रहे थे, है ना। और उसके बाद हमारा एक होता है मिक्स सेल रेफरेंस, तो उसमें क्या है, या तो कॉलम स्थायी रहेगा रो बदल जाएगी, या रो स्थायी रहेगा और कॉलम बदल जाएगी। क्लियर है, चलो। तो आप मुझे बताओ कि बाय डिफॉल्ट कौन सा सेल रेफरेंस होता है। तो मैंने आपको लिखवाया था कि रिलेटिव सेल रेफरेंस जो होता है बदलने वाला, ये बाय डिफॉल्ट होता है। यानी कि अगर आप नॉर्मली इज इक्वल टू A1 प्लस B2 लिखोगे तो ये रिलेटिव सेल रेफरेंस में आएगा। अगर आपको फिक्स करना है एब्सोल्यूट, तो आपको उसके लिए डॉलर लगाना पड़ेगा। लेकिन अपने आप क्या हो रहा है, अपने आप वो रिलेटिव सेल रेफरेंस को मान रहा है। तो यही बात तो मैंने लिखवाई हुई है और वही बात यहां लिखी हुई है ना। तो वन लाइनर भी कुछ ही अलग हैं और बाकी के सभी वही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर मेरे दोस्त। चलो सर, मैंने आज ही बैच परचेज किया है तो क्लासेस पेंडिंग है, तो कैसे करूं। भैया कैसे कर सकते हैं आप मुझे खुद बताओ कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं जिससे आप अपनी पेंडिंग क्लासेस को कवर कर सकते हो, बताओ, है ना। तो भाई आप कहोगे कि सर मैं पुरानी क्लासेस को देखूं तभी वो कवर हो पाएंगी, तो बस मैं भी तो यही कहूंगा मेरे भाई। आपने अगर पुरानी क्लासेस पेंडिंग है, आज ही बैच खरीदा है, तो आप पहली क्लास से लेकर के और उन्हें रोज देखो, ज्यादा से ज्यादा देखो। लेकिन इतनी जी भी ज्यादा मत देख लेना कि समझ में ना आए। जितना ज्यादा टाइम आप दे सकें दीजिए और उन्हें पेंडिंग को कवर कीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े अब हम। एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है, सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा तो याद रखना नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है। तो इन एमएस एक्सेल अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड अ नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, अब प्लीज बहुत ज्यादा परेशान मत होना कि सर नेस्टेड फंक्शन क्या होता है ये भी बता दो। अगर जरूरी होता तो मैं आपको जरूर बताता, लेकिन सब चीज आपको नहीं जाननी। आपको सिर्फ ये वन लाइनर के फॉर्म में मैं इसीलिए लेकर आया हूं कि आप चीजों को समझ पाओ, है ना। तो बस आप इन्हें वन लाइनर के फॉर्म में देख लो, इनकी इतनी ही इंपॉर्टेंस है। पूछे भी जा सकते हैं और नहीं भी पूछे जा सकते। इसके अलावा देखेंगे, रिसीविंग डेटा फ्रॉम अ सेल ऑफ अ सेपरेट सीट इज कॉल्ड रेफरेंसिंग। एक पृथक सीट के सेल से आंकड़ों को प्राप्त करना क्या कहलाता है, रेफरेंसिंग कहलाता है। एक्सटेंड कोड को ऑन और ऑफ करने के लिए किस बटन का यूज करते हैं, तो F8 बटन का यूज करते हैं। और ये शॉर्टकट की मैंने आपको कहां पे बताई थी, ये शॉर्टकट की मैंने आपको जो शॉर्टकट कीज वाली क्लास थी उनमें बताया था कि एक्सटेंड मोड को ऑन करने के लिए। एक्सटेंड मोड क्या होता है, देखो मैंने अपने कीबोर्ड में F8 बटन दबा दिया एक बार, फिर मैं कहीं पर भी क्लिक करूंगा ना, ये वहां तक सिलेक्ट होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, जहां तक मैं क्लिक करूंगा वहां तक होता चला जाएगा। हटेगा कैसे, फिर से F8 बटन दबा दो तो ये हट भी जाएगा आपका। तो एक्सटेंड मोड को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, F8 होती है। चिंता ना करें, मैं जितनी भी चीजें आज की क्लास में बता रहा हूँ सभी रिवाइज भी कराऊंगा अभी, है ना। पहले बस एक बार इन्हें देखते चले जाइए, देखते चले जाइए, देखते चले जाइए। ठीक है, चलो
सर जब ये बैच कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी जो क्लासेस हैं क्या वो हमारी इसमें रहेंगी एप्लीकेशन में? बिल्कुल रहेंगी। जब तक तुम्हारे वजन पर वर्दी नहीं आ जाएगी तब तक रहेंगी। अब तुम ये मत कहना कि सर अगर हम फेल हो गए हैं, अगर हम फेल हो गए पेपर में और फिर भी हमारे पास मतलब हम 4 साल बाद अगर नौकरी लगी तब तक रहेंगी, तो नहीं भैया। आपका जो ये वाला पेपर होगा, इस पेपर के खत्म हो जाने पर जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, मतलब फाइनल एग्जाम तक आपके पास ये बैच रहेगा, ये क्लासेस रहेंगी, चाहे वो 1 साल बाद हो पेपर, चाहे 2 साल बाद हो। ठीक है, तो ये शब्द तो आप सोचो ही मत कि आप फेल होगे, बस आप मेहनत करते जाओ। ठीक है, रिजल्ट के बारे में ना सोच करके शिद्दत से अपनी मेहनत करते जाओ, रिजल्ट अच्छा ही जाएगा, अच्छा ही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक एकल पंक्ति जो किसी एकल रिकॉर्ड को प्रदर्शित करता है, कहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे टपल कहते हैं। क्या कहते हैं? टपल। एक सुनिश्चित सेल पते में पंक्ति अथवा नंबर अथवा कॉलम टेबल से पहले क्या प्रदर्शित होता है? अब सुनिश्चित का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट, यानी कि एक ऐसी सेल जिसमें क्या है, आपका एक सुनिश्चित सेल पते में पंक्ति नंबर अथवा कॉलम टेबल से पहले क्या हमें दिखाई देता है? तो डॉलर का साइन दिखाई देता है। ठीक है, चलो डॉलर का साइन हमें दिखाई देता है। इसके अलावा ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए किस विशेष कैरेक्टर का प्रयोग कॉलम व रो नंबर के पूर्व में होना चाहिए? बताओ क्या कहना चाह रहा है आपसे। तो आपसे कहना चाह रहा है कि विच स्पेशल कैरेक्टर इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ कॉलम एंड रो नंबर्स टू प्रिवेंट ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस। यानी कि जो ऑटोमेटिक सेल रेफरेंस होती है, जिसे हम कॉपी करके कहीं पेस्ट करते हैं तो वो चेंज हो जाती है, हम कौन से सिंबल का प्रयोग करें जिससे कि वो चेंज ना हो? तो कौन से का प्रयोग करेंगे भैया? पहले ही पढ़ा चुका हूं, डॉलर। तो देखो चीज वही है, लेकिन लैंग्वेज अलग अलग तरीके से पूछी गई है ना। ये भी हो सकता है कि ये जो लैंग्वेज है ये मैंने किसी सवाल से ही उठा करके रखी हो, क्योंकि ऐसे आपसे पूछी गई थी। ठीक है, क्लियर है। चलो, इसके बाद एब्सोल्यूट सेल में कौन से सिंबल का प्रयोग करते हैं? तो डॉलर सिंबल का प्रयोग करते हैं। रिपीटेड हो रही हैं वही चीजें। एमएस एक्सेल में फंक्शन बटन इंसर्ट फंक्शन ऑपरेशन को निरूपित करता है, यानी कि जो ये वाला बटन होता है ये इंसर्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है जी, चलो इसके बाद अगर मैं कुछ दो चार वन लाइनर और बताऊं आपको, तो कंट्रोल टैब का प्रयोग ओपन वर्कबुक्स को आपस में स्विच करने के लिए किया जाता है। कैसे? तो देखो ऐसे, देखो एक तो मैंने यहां पर बना रखी है, एक वर्कबुक मैंने यहां बना रखी है और यहां पर मैंने हेडिंग दी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, एक हेडिंग मैंने यहां पे बनाई हुई है और इसमें लिखा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। एक और नई वर्कबुक मैंने ले ली यहां पे, और इस नई वर्कबुक में भी मैंने क्या किया, यहां पर हेडिंग बना दी कौन सी? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एचसीएम। ठीक है, डीपी पुलिस कांस्टेबल एचसीएम, और इसकी मैंने हेडिंग बना दी। एक और नई ले ली, एक और नई वर्कबुक बनाई। ठीक है, और इस नई वर्कबुक में हमने क्या किया, इसमें भी हमने एक हेडिंग डाली कौन सी? दिल्ली पुलिस एचसीएम एडब्ल्यूओ टीपीओ, टीपी एचसीएम एडब्ल्यूओ टीपीओ। ठीक है, और यहां पर भी हमने इसमें कुछ इस तरह से कर दिया। ठीक है, दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है कि मैंने 3 MS एक्सेल की वर्कबुक खोली हुई है, वर्कशीट नहीं, वर्कबुक। अब वर्कबुक, वर्कशीट नहीं, वर्कबुक। वर्कशीट तो यही होती है, वर्कबुक यानी कि देखो 3 MS एक्सेल खुले हैं, 1 2 3 MS एक्सेल की वर्कबुक अलग अलग खुली हुई हैं। अब अगर मुझे इनमें स्विच करना है तो या तो मैं इन पे ऐसे करके क्लिक करूं, या फिर मैंने यहां पर आपको क्या शॉर्टकट की बताई अभी, तो आपने देखा कंट्रोल टैब। तो अगर मैं इस वाली पर हूं अभी कांस्टेबल एचसीएम पे, और मैं कंट्रोल टैब बटन दबाता हूं, तो मैं कहां पहुंचूंगा? एडब्ल्यू टीपीओ, फिर दबाई एचसीएम, फिर दबाई कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ एचसीएम। तो बाकी की दो पर हम क्या कर सकते हैं? इनमें स्विच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाकी की दो पे हम यहां पर स्विच कर सकते हैं। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई, बताएंगे एक बार। ठीक है जी, चलो।
इसके बाद आप देखेंगे अगला ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। एक ये और शॉर्टकट की है आपकी, कौन सी? ऑल्ट प्लस एफ शिफ्ट प्लस F1 का प्रयोग शिफ्ट F11 की तरह एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको MS एक्सेल में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो आप शिफ्ट F11 बटन दबा सकते हो। जैसे कि यहां पर हमारी ये वाली वर्कशीट है, मैंने शिफ्ट F11 बटन दबाया तो एक और नई वर्कशीट आ गई। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि इसके अलावा कोई दूसरी शॉर्टकट की का प्रयोग मैं करूं, तो वो कौन सी है? ऑल्ट शिफ्ट F1। यानी कि अगर मैं यहां पर ऑल्ट शिफ्ट F1 शॉर्टकट की दबाऊंगा तो उससे भी एक और नई वर्कशीट आपकी इंसर्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल शिफ्ट F11 की तरह ही एक और शॉर्टकट की है हमारी, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। ठीक है, चलो, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तो जैसे याद करो, मैंने कल की क्लास में आपको दो शॉर्टकट की बताई थी। एक बताई थी कंट्रोल प्लस स्पेस बार और एक बताई थी शिफ्ट प्लस स्पेस बार। एक बताई थी मेरे भाई शिफ्ट प्लस स्पेस बार, बताई थी या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बताई थी। एक बताई थी हमने शिफ्ट प्लस स्पेस बार और एक बताई थी हमने कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो जो कंट्रोल स्पेस बार शॉर्टकट की है, ये पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए होती है, ठीक है। और शिफ्ट स्पेस बार पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए होती है। लेकिन एक और शॉर्टकट की होती है आपकी, कौन सी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। कौन सी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तो ये क्या करेगी? ये पूरी वर्कशीट को एक साथ प्रिंट कर देती है। हाँ, कंट्रोल F6 भी यही काम करता है, बिल्कुल यही काम करता है। लिख सकते हो आप कि कंट्रोल टैब के की तरह ही एक और शॉर्टकट की काम करती है जो कि कंट्रोल F6 है। ठीक है, चलो। तो अब क्या है, जैसे मान लो कि ये वर्कशीट है कोई, है ना, ये हमारी कोई वर्कशीट है। अब मुझे क्या करना है कि मैंने अगर कंट्रोल स्पेस बार दबाया, अगर मैंने यहां पर कंट्रोल स्पेस बार दबाया तो एक बार में एक कॉलम सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अगर मैंने शिफ्ट स्पेस बार दबाया तो एक बार में एक रो सिलेक्ट हो गई। अच्छा, अगर मैंने कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार दबाया तो एक बार में पूरी की पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो गई, पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो गई पूरी। और यही काम आप कंट्रोल ए बटन से भी कर सकते हो, क्योंकि कंट्रोल ए का प्रयोग भी तो हम सिलेक्ट ऑल के लिए करते हैं। तो बिल्कुल वही चीज है, बिल्कुल वही चीज है। लेकिन एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कंट्रोल ए ना पूछ करके क्या पूछेगा? वो पूछेगा आपसे ऑल्ट प्लस सॉरी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार शॉर्टकट की का प्रयोग पूरी वर्कशीट को एक ही बार में सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल प्लस ए की तरह। किसकी तरह? कंट्रोल प्लस ए की तरह। सर मैथ की प्रैक्टिस कब करें? टाइम नहीं मिल रहा भाई, बहुत जल्दी मिलने वाला है आपको टाइम, क्योंकि मैं आपको आपका जो ये 1 घंटा है क्लास वाला, ये फ्री करने वाला हूँ लगभग 10 से 15 दिन में। मिड अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको समय मिल जाएगा, ठीक है। और फिर कुछ दिन का गैप करने के बाद मई में हम अपनी प्रैक्टिस सेट वगैरह, जब भी अंकित भाटी सर से हम बात करेंगे और सर आपके लिए बहुत जल्दी ही फिर प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे, तो तब फिर आप उस प्रैक्टिस सेट से भी प्रैक्टिस करना और ऐसे भी, ठीक है। चलो, एक्सटेंड मोड होगा भैया, मोड होगा, ठीक है। कोड लिखा है क्या यहाँ पे? देख लो एक बार, एक्सटेंड मोड होना चाहिए, है ना। कोई बात नहीं, मोड कोड याद रखो, ठीक है। चेंज कर लो इसे, चेंज कर लो, ठीक है। वेरी गुड। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो, देखो ऐसा तो है हो ही नहीं सकता कि मैं इंसान नहीं हूं, मुझ पे गलती नहीं होंगी, गलती सबसे होती है। तो ऐसे ही हमारे जो टाइपिंग करने वाले भैया होते हैं, कई बार उनसे गलती हो जाती है। और कई बार हम इतने महान होते हैं कि भैया हम इतनी पढ़ाने में इतने लवलीन हो गए, इतने घुल मिल गए कि वो गलत लिखा था, हम भी गलत पढ़कर आगे निकले गए, हमने उसे रोका ही नहीं, हम देख ही नहीं पाए। तो कई बार ऐसा होता है। लेकिन आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ? है ना, इसलिए पढ़ा रहा हूँ भाई कि अगर कोई ऐसी चीज है आपको पता चल गई तो आप खुद से भी उसे ठीक कर लो, उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते, ठीक है। अगर कोई छोटी मोटी चीज ऐसी है जो आपको पता है, देखो है ना, फिर देखो लिख दिया,
है। तो मैं यही तो मैं कह रहा हूं कि कई बार बुद्धि ऐसी खराब हो जाती है कि तो ठीक है, मतलब कोड को मिटा के फिर कोड लिख दिया। तो मैं वही चीज कह रहा हूँ कि ये छोटी मोटी चीजें आप खुद से भी ठीक कर सकते हो, और आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होती है ना। और ना ही इसके लिए आपको कहीं कमेंट करने की जरूरत है, ना ही आपको कहीं अपनी होशियारी दिखाने की जरूरत है, देखो जी मैं कितना होशियार हूं कि मैंने तो सर को गलत साबित कर दिया। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, लेकिन आप समझ सकते हो, तो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान मत हुआ करो। कई बार ऐसा हो जाता है कि भैया, कई बार ऐसा होता है, एक लाइन मैंने पढ़ी थी कहीं, कि ऐसा हो सकता है कि आपको मोटिवेट करने वाला व्यक्ति भी अपने आप में परेशान हो, लेकिन फिर भी वो आपको मोटिवेट कर रहा है। तो ठीक है, हाँ, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद हम देखते हैं, एमएस एक्सेल में सिंगल सेल में रखे हुए छोटे चार्ट को स्पार्क लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमएस एक्सेल में, नहीं, ये जो कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार है, ये एमएस वर्ड में काम नहीं करेगी, ये सिर्फ एमएस एक्सेल की ही है ना। ये सिर्फ और सिर्फ एमएस एक्सेल की ही है। अब जैसे कल हमारे पास से एक स्क्रीनशॉट आया, किसी बच्चे ने टेलीग्राम डाउट ग्रुप में डाउट पूछा था कि सर आपने ये लिखवाया है कि डॉट डीओसी एक्सटेंशन एमएस वर्ड का 2003 तक रहेगा, ठीक है, और आपने बुक में ये लिखा है कि डॉट डीओसीएक्स एक्सटेंशन 2003 के बाद, 2003 के बाद के सभी वर्जन में, 3 के बाद के सभी वर्जन में होगा, सभी वर्जन में होगा। तो क्या ये दोनों बातें एक ही नहीं है? बताओ। चाहे मैं ये लिख दूं कि 2007 से, या मैं लिख दूं 2003 के बाद वाला वर्जन, चीज तो वही है ना आपकी, है ना, चीज तो वही है ना। तो इसलिए कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पार्क लाइन समझ में आ गई। इसके बाद होता क्या है स्पार्क लाइन, देखो जैसे ये कॉलम है कोई, ठीक है, इस छोटे से ही कॉलम में ऐसे करके चार्ट दिया रहेगा, और इसे हम स्पार्क लाइन कहते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम देखेंगे, एमएस एक्सेल में किसी सेल को कमेंट देने या नोट डालने के लिए शिफ्ट F2 बटन का प्रयोग कर रहे होते हैं। किसका प्रयोग कर रहे होते हैं? शिफ्ट प्लस F2 का प्रयोग कर रहे होते हैं, है ना। कैसे? तो देखो ऐसे, देखो होता क्या है कि मान लो, जैसे ये हमने यहाँ पर DPSCM लिखा हुआ है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, क्या लिखूं? आप लोगों के नाम लिख दूं आज? बताओ, लड़ना मत आपस में फिर, है ना। चलो तो हम देखेंगे, सूरज नाम है भैया, विकास नाम है, विवेक नाम है, सूरज, विकास, विवेक, ठीक है, और कोई नाम है? चलो, है ना। तो मान लो बस इतने ही नाम हमने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब हुआ क्या कि हमने इन नामों को लिखा यहाँ पे, इसके अलावा हमने यहाँ पर इनकी कुछ और डिटेल भी भर दी कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये आगरा के रहने वाले हैं, ये फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, और ये आपके दिल्ली के रहने वाले हैं, ये नोएडा के रहने वाले हैं, और ये आपके कहाँ के रहने वाले हैं, मान लो भोपाल के रहने वाले हैं। इस तरीके से हमने, और यहाँ पर हमने और कुछ इनकी डिटेल भर दी है, इनका खर्चा भर दिया कि महीने में ये कितना खर्चा करते हैं। इस तरीके से। अब देखना होता क्या है, कमेंट का मैंने आपको एक फंक्शन समझाया था। तो कमेंट में क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पर गया, इस पे इंसर्ट में गए, और हमने क्या किया है, सॉरी, यहाँ पर इसमें गए रिव्यू में, और हमने न्यू कमेंट पे क्लिक किया। तो जैसे हम न्यू कमेंट पर क्लिक करते हैं, तो क्या होता है, एक यहाँ पर एक कमेंट आ जाता है अलग से बना हुआ, और यहाँ पर आप जो भी देना चाहते हो वो दे दो, ठीक है। तो अब आप जैसे ही, अब एक तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, इस सेल, देखो नीचे वाली सेल में कुछ नहीं है, इस सेल के ऊपर यहाँ पर आपको एक अलग से निशान दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर एक यहाँ पे आपको निशान दिखाई दे रहा है। तो इस, जब भी आप अपने कर्सर को इसके ऊपर ले जाओगे ना, तो ये अपने आप इसके बारे में आपको दिखाएगा। मेरे पास माउस नहीं है, माउस दीजिए भैया, माउस,
1 मिनट में आपको दिखाता हूँ कैसे करता है ये, ठीक है। अब मैंने इसे जैसे कमेंट दे दिया, तो अब अगर मैं अपने कर्सर को इसके ऊपर ले जाऊंगा ना, तो इसके कर्सर को अपने इसके ऊपर ले जाने से जो भी कमेंट हमने दिया था वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। नॉर्मली दिखाई नहीं देगा, देखो नॉर्मली नहीं दिख रहा, लेकिन जब मैं अपने कर्सर को यहाँ लिख कर जा रहा हूं तो ये हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो समझ में आया। अंजलि, गौतमी, आशीष मेरा लिख दो, अभिषेक मेरा लिख दो, लीलू मेरा लिख दो, ओम, विकास बाबू, भैया समझ लो पहले प्लीज, है ना, प्लीज समझ लो, नाम उतना जरूरी नहीं है ना। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सृष्टि भैया तुम्हारे नाम पर तो सृष्टि की ही रचना हुई है, फिर क्या ही दिक्कत है। तो ये अब यही काम हम कंट्रोल F2 बटन से भी कर सकते हैं। किससे? कंट्रोल F2, सॉरी कंट्रोल F2 से तो हम क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। कंट्रोल F2 से तो हम क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। शिफ्ट F2 से, किससे? शिफ्ट F2 से भी आप यहां पर कोई नोट कोई कमेंट दे सकते हो, कोई नोट या कोई कमेंट दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर दिया। और यहाँ पे देखो अलग से हमें पता चल जाता है कि इस पे कोई कमेंट दिया होगा, और अपने कर्सर को यहाँ ले जाके रख दो तो जो भी कमेंट आपने दिया है वो हमें यहाँ पर दिखाई देने लगता है ना। वो कमेंट हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा जानकारी, ऐसी जानकारी जो आप किसी को दिखाना नहीं चाहते, अपने लिए याद रखना चाहते हो, तो वो यहाँ पर है, ठीक है। वो यहाँ पर है। मान लो ये खर्चा है 45,458 का, अब इसमें मैंने क्या किया, तो वो मैं अगर दिखाना चाहूं तो मैं लिख देता हूं भाई कि 5,000 रुपये लाइट का बिल आया, ठीक है। तो मुझे पूरा खोल के नहीं दिखाना पड़ा यहाँ पे एक एक चीजें, बाकी चीजें मैंने क्या कर दी, 10,000 का राशन आ गया, तो मैंने बस एक्सपेंसेस अपना दिखा दिया इतना, लेकिन एक्सपेंसेस क्या किया था उसे हम यहाँ पर अपनी याददाश्त के लिए अलग से रख सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट F2 होती है। क्या होती है? शिफ्ट F2 होती है। क्या होगी इसकी शॉर्टकट की हमारी? शिफ्ट F2 होती है। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो यही बात लिखी थी। इसके अलावा आप देखेंगे कि MS एक्सेल में मैक्रोज लिखने के लिए मुख्य रूप से VBA यानी कि विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, VBA का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलो इसके बाद हम देखेंगे इजगल टू सम। अच्छा देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया है इजगल टू सम, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, है ना। हाँ मैं एक क्लास में सबके नाम ले दूंगा, ये प्रॉमिस है ना। जिस दिन हमारी लास्ट क्लास होगी ना, उस दिन मैं एक क्लास में सबके एक तरफ से नाम ले दूंगा, ठीक है। चलो सर आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं सिलेक्शन लेकर आऊंगा। भैया देखो आशीर्वाद लो मम्मी पापा से, है ना। मैं आपका भाई हूं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। बाकी अगर एज अ गुरु आप मांगना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके साथ हमेशा हैं। बाकी मैं दुआ करूंगा कि आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें, बहुत तरक्की करें सभी लोग, ठीक है। लेकिन रोज सुबह उठकर जो मैंने तुमसे कहा था, अगर वो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो करना शुरू करो, ठीक है। कि अपने मम्मी पापा के पैर छुओ, उनसे आशीर्वाद लो। अगर उनसे ले लिया तो फिर तुम्हें इस पूरी दुनिया में किसी से भी आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट भगवान जी से भी आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपको अपने आप मिलेगा। भगवान जी का भी आशीर्वाद आपको अपने आप मिलेगा। अब तुम मम्मी पापा की सुनना रहे और तुम जा रहे हो तीर्थ पर 4 धाम यात्रा करने, तो वो आपके किसी भी काम की फिर नहीं होगी, ठीक है। चलो घर पे मम्मी मांग रही पानी, माँ जाना रहे, और लला और बहू कहाँ गए हैं? भैया कुंभ नहाने गए हैं। तो फिर वो कुंभ नहाना किसी भी काम का नहीं रहेगा आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिया, इजगल टू सम। तो नॉर्मली हम अगर इस सम के फॉर्मूले के अंदर हम क्या करें, इस सम फॉर्मूले के अंदर अगर हम नॉर्मली नंबर लिखते हैं तो वो काउंट हो जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि MS एक्सेल ट्रू को 1 मानता है और फॉल्स को 0 मानता है। तो इस ट्रू को 1 लिखोगे, 25, 36, 61 और 1 62, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? 62 आएगा। और फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। फॉल्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो 62 आंसर आएगा। क्या? 62 आंसर आएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा MS एक्सेल में स्टार और क्वेश्चन मार्क प्रतीक आमतौर पर वाइल्ड कार्ड के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए MS एक्सेल में वाइल्ड कार्ड के रूप में कौन कौन से उन्हें जाना जाता है सिंबल्स को, तो इन्हें एक CSV मतलब कॉमन सेपरेट वैल्यू फाइल, एक MS एक्सेल फाइल फॉर्मेट है जो टेबुलेटेड डेटा को टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए होती है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि किसी टेबल वाले डेटा को टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर आपको क्या करना है, टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो
तो आप CSV फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। यदि सेल में फिट होने के लिए संख्या बहुत बड़ी है, तो ये मैं आपको आज की क्लास में बता चुका हूं, तो हैज प्रतीत आपका क्या है, प्रदर्शित होने लगता है। ठीक है, तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। एक बार मुझे जल्दी से यस करके बता देंगे, फिर बचे हुए 10 मिनट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्या, चार्ट, जिसकी बहुत ज्यादा आप लोगों को क्या थी, इच्छा थी पढ़ने की। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त मुझे बताएंगे, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जैसे टपल मैंने पढ़ाया, नहीं आया होगा समझ में, कोई बात नहीं, बस 1 से 2 बार पढ़ लो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, यहां तक की बातें क्लियर हैं आप सभी को? चलो आगे बढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ तक बात क्लियर है, जाना नहीं है अभी किसी को भी। और ऐसा मत करना कि कल की क्लास देखने कोई ना आए, कल हम टॉपिक उठाएंगे नेटवर्किंग इंटरनेट वाला, और वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। वर्ड और एक्सेल और ईमेल से मिलाकर 8 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो 2 क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिक से आएंगे जो कल से चालू होंगे, तो उन्हें भी देखना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है वो भी, है ना। चलो, जो वन लाइनर है वो ही समझ में नहीं आए होंगे, नहीं बहुत सारी चीजें तो कॉमन ही थी आपकी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने चार्ट की तरफ। कहां पर? चार्ट, चार्ट इन MS एक्सेल। तो इंसर्ट चार्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, मुझे कौन बताएगा सबसे पहले तो? MS एक्सेल में चार्ट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? MS एक्सेल में चार्ट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, हमारी तो याद रखना F11 होती है। क्या होती है? F11 होती है। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कॉलम चार्ट के बारे में। इसके बारे में, कॉलम चार्ट के बारे में। अच्छा, ये चार्ट का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है देखने के लिए? है, तो ये भैया हमें इंसर्ट फंक्शन के अंदर देखने के लिए मिलता है। कहाँ पर? इंसर्ट, इंसर्ट टैब के अंदर देखने के लिए मिलता है। आप देख सकते हैं इंसर्ट टैब ये है। तो इंसर्ट टैब के अंदर एक ग्रुप होता है चार्ट के नाम से। किस नाम से? इंसर्ट टैब के अंदर एक ग्रुप होता है चार्ट्स के नाम से, और उसके अंदर अलग अलग प्रकार के चार्ट्स आपके होते हैं। तो एक एक करके हम हर चार्ट का नाम जानेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर जाना कॉलम चार्ट। कौन सा? सबसे पहले हमने यहाँ पर जाना कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट क्या है कि सोर्स डेटा एज वर्टिकल कॉलम, यानी कि डेटा को लंबवत कॉलम के रूप में ये दिखाता है। उदाहरण, तो सेल्स की रिपोर्ट आपको दिखानी है कि किसी चीज की कार किस सन में कितनी सेल हुई, यानी कि, या फिर आपको कंपैरिजन दिखाना है, तो वो फिर आप किसके द्वारा दिखाते हो कि बिक्री रिपोर्ट तुलना दिखानी है, तो वो हम कॉलम चार्ट के द्वारा दिखाते हैं। 2 प्रकार के कॉलम चार्ट होते हैं हमारे, एक होता है 2D कॉलम, एक होता है 3D कॉलम। ठीक है, तो कॉलम चार्ट की जरूरत हमें कहां पड़ती है? कॉलम चार्ट हमारा हमारा एक कॉलम चार्ट होता है, आप देख सकते हो फोटो, फोटो देकर के भी पूछ सकता है आपसे, फोटो देकर के भी पूछ सकता है आपसे कि बताएं ये कौन सा चार्ट है, तो आपको खुद से पहचानना होगा। जहां पर 3D में चीजें दी हो वो 3D हो जाएगा, ये 2D हो जाएगा। ऐसे लंबवत अगर ऐसे वर्टिकल फॉर्म में है तो हम क्या कहेंगे, ये कॉलम चार्ट है। ठीक है, एक बहन पूछ रही है कि सर जो बच्चे अपने मम्मी पापा से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं वो क्या करें? तो भैया आप बात करो मम्मी पापा से, सुबह करो, शाम करो, जब टाइम मिले तब करो, रोज करो, और रोज आशीर्वाद लो। ठीक है, आगे बढ़े इसके बाद। तो ये हो गया। इसके बाद एक होता है बार चार्ट। कौन सा? बार चार्ट। तो बार चार्ट क्या है? ये डेटा को क्षैतिज यानी कि पट्टियों के रूप में दिखाता है, हॉरिजॉन्टल वे में दिखाता है। और ये भी क्या करेगा? ये भी कंपैरिजन बिटवीन कैटेगरीज, ये श्रेणियों के बीच तुलना करता है। और ये 2D बार का आपका क्या है, ये 2D चार्ट का हमारा 2D बार चार्ट का हमारा फोटो है, और ये 3D बार चार्ट का हमारा फोटो है। ठीक है, चलो, तो ये क्या है हमारा 2D बार चार्ट और ये 3D बार चार्ट, और यहां पर हमने देखा 2D कॉलम चार्ट और ये हमारा 3D कॉलम चार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम आगे देखेंगे लाइन चार्ट। क्या है जी? लाइन चार्ट। लाइन चार्ट, तो डेटा पॉइंट्स को लाइनों द्वारा जोड़कर ट्रेंड दिखाता है। उदाहरण, ग्रोथ ट्रेंड ओवर टाइम, समय के अनुसार ग्रोथ ट्रेंड दिखाता है। और लाइन चार्ट कौन सा है इनमें से? तो आप देखेंगे यहां पर, 1 मिनट रुकिएगा। देखो, ये वाले जो चार्ट होते हैं ये लाइन चार्ट है, दिखाई दे रहे हैं आप सभी को? सीन 2 लगाइए भैया। ये मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूं पूरे ही सभी के सभी चार्ट्स की, कुछ इस तरीके से देखना अभी।
मैं सारे चार्ट्स की आपको एक लिस्ट दे देता हूँ, ये गई, दिख रही है आप सभी को, यस और नो, दिख रही होगी। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से चार्ट्स अवेलेबल हैं। कॉलम चार्ट है आपका, है ना, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है। मैं लिख दूं इधर लेफ्ट साइड में, मैं लिख देता हूं इधर। तो आप देखेंगे कॉलम चार्ट है, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, स्टॉक, सरफेस, रडार, ट्री मैप, सनबस्ट, ठीक है, हिस्टोग्राम, वाटरफॉल, फनल, कॉम्बो, फनल, कॉम्बो, बॉक्स विस्कर, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सभी के सभी यहाँ पर जितने भी चार्ट हैं उनके नाम हैं। तो पहला सवाल तो आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा चार्ट का एक सीन 1 है ना। एक तो सवाल आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा चार्ट का एक प्रकार नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे कॉलम चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, स्कॉट चार्ट, सरफेस, ट्री मैप, सनबस्ट, रडार, वाटरफॉल, हिस्टोग्राम, फनल, कॉम्बो और बॉक्स विस्कर। अब बात आएगी कि सर इतने सारे नाम याद कैसे होंगे, मैप रह गया, देख लेते हैं जी। ट्री मैप में ले चुका हूं, हाँ नॉर्मल वाला मैप रह गया ये। तो अब बात आएगी इतने सारे याद कैसे होंगे। तो जब आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे ना, तो उनमें एक ऑप्शन इतना अजीब सा होगा कि आप अपने आप ही पहचान जाओगे कि ये हमारे क्या होते हैं, ये वाला नहीं होता, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है जी। अब जो लाइन चार्ट था इसमें हमारा, उसकी फोटो ये है, उस लाइन चार्ट की फोटो हमारे सामने ये गई, ठीक है जी। कैसा होता है लाइन चार्ट देख सकते हो आप यहाँ पर, मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़े अगले चार्ट की तरफ। अगला है हमारा पाई चार्ट। कौन सा, पाई चार्ट। तो आप सभी ने डीआई वगैरह को सॉल्व किया होगा, तो उसमें आपको अलग अलग प्रकार के आप देखेंगे पाई चार्ट क्या है। तो इसमें क्या है, 2 प्रकार की पाई होती है, 2D पाई और 3D पाई। कैसी, 2D पाई चार्ट और 3D पाई चार्ट। तो डेटा के प्रदर्शित हिस्से को दर्शाता है, तो उस परसेंटेज और पोर्शन ऑफ डेटा, जैसे कि बजट डिस्ट्रीब्यूशन दर्शाना है, मार्केट शेयर को दर्शाना है। मान लो अगर मैं आपको पाई चार्ट बना करके समझाऊं कि आपके पेपर में कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, तो हम कहेंगे भैया सीधा सीधा जो 50 नंबर का है वो तो जीएस ही है, सीधी सीधी, ठीक है। फिर जो बचेगा इधर, ये 10 नंबर का हो गया, और ये आपकी रीजनिंग हो गई 25 नंबर की, और ये 15 नंबर का। तो इस प्रकार से जो ये चार्ट बना आपका कौन सा हो गया, है ना। इस प्रकार से जो आपका चार्ट बना ये हमारा पाई चार्ट हो गया, दिखाई दे रहा है आपको। इसके अलावा डाउटनट चार्ट होता है एक, कौन सा, डोनट चार्ट होता है, डोनट चार्ट। तो डोनट चार्ट क्या काम करता है, पाई चार्ट के समान ही होता है, लेकिन इसमें केंद्र खाली होता है। यानी कि जो पाई चार्ट है इसमें क्या होगा कि बीच में यहां पे से लाइनें ऐसे करके जाती हैं, जबकि डोनट चार्ट भी होता पाई चार्ट जैसा ही है, लेकिन ये एक गोल टायर के जैसा होता है। इसमें क्या नहीं होता, इसके बीच में इसका खाली रहता है, ठीक है। चलो, तो आप यहां पर देख सकते हैं, अगर मैं आपको पाई चार्ट दिखाऊं तो दिखाई दे रहा है आप सभी को, ये हमारा डोनट चार्ट है, सीन 2 लगा दीजिए। ये हमारा डोनट चार्ट है, दिखाई दे रहा है, ये डोनट चार्ट है। ये हमारे पाई चार्ट है, अलग अलग तरीके के दिख रहे हैं, अलग अलग तरीके के, बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर। चलो, तो ये हमारा कौन सा चार्ट हो गया, ये हमारा पाई चार्ट हो गया। मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जितने भी चार्ट है ना, इनकी फोटो मैं आपको लगा के दे दूंगा। इन सभी की फोटो मैं आपको इसी क्लास के नीचे, इसी बोर्ड पीडीएफ के नीचे लगा करके दे दूंगा, कंप्यूटर वाली भी, इस तरीके से कलरफुल वाली भी, ठीक है। तो पाई चार्ट, डोनट चार्ट हो गया। एरिया चार्ट कौन सा होता है जी, एरिया चार्ट। तो अगर हम एरिया चार्ट को देखें तो आप कहेंगे एरिया चार्ट किस काम में आता है, लाइन चार्ट जैसा होता है, लेकिन इसमें क्षेत्र रंगीन होता है। कैसा होता है, एरिया चार्ट देखने में लाइन चार्ट जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो क्षेत्र दिया होगा ना, जो एरिया दिया होगा,
वो कैसा होगा, वो कलरफुल होगा। तो सिमिलर टू अ लाइन चार्ट बट द एरिया इज कलर्ड, समग्र वृद्धि दिखाने के लिए। कैसे, तो आप देख सकते हो, अगर मैं एरिया चार्ट की बात करूं तो देखो ये अलग अलग तरीके के एरिया चार्ट हैं, ये अलग अलग, ये 3D वाले आ गए आपके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा एरिया चार्ट है, देखो, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर एरिया चार्ट हो गया। इसके अलावा स्कैटर चार्ट अगर आप देखना चाहते हैं, कौन सा चार्ट, स्कैटर चार्ट, तो चलते हैं जी और देखते हैं स्कैटर चार्ट कहाँ है। ये क्या जी, स्कैटर चार्ट। तो देखो इस प्रकार से, जहाँ पे जो ऐसे बॉल वगैरह आपको दिखाई देंगे, ये बबल, ये 3D बबल, इस प्रकार के ये स्कैटर चार्ट होते हैं आपके, है ना। ये जो लाइनिंग आपको दे रहा है, ये स्कैटर चार्ट है, कुछ यूं। और इस स्कैटर चार्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, इस स्कैटर चार्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, तो आप क्या कहेंगे कि डेटा पॉइंट्स के बीच संबंध दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, एक्सपेरिमेंट डेटा का विश्लेषण करने के लिए, यानी कि एक्सपेरिमेंटल डेटा का एनालाइज करने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, बबल चार्ट देखेंगे, है ना। बबल चार्ट क्या है आपका, बबल चार्ट, तो ये क्या है, स्कैटर चार्ट के समान ही होता है, लेकिन इसमें प्रत्येक पॉइंट का आकार भी मायने रखता है। कौन सा है जी बबल चार्ट, तो ये वाले जो चार्ट है, ये हमारे बबल चार्ट है। ये स्कैटर के जैसा ही होता है देखने में, उसी ग्रुप के अंदर मिलेगा, लेकिन यू है, ठीक है जी। तो अगर आपसे इनकी फोटो देकर के पूछेगा बताओ ये कौन सा चार्ट है, तो पहचान लोगे, पहचान लोगे। बाकी इसके बाद हमारा एक आता है रडार चार्ट। कौन सा चार्ट, रडार चार्ट, तो डेटा को एक बहुकोणीय ग्राफ में दर्शाता है। कौन सा, डेटा को एक बहुकोणीय चार्ट में दर्शाता है, जैसे ये देखो, है ना। अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूं तो ये हमारा कौन सा, ये हमारा रडार चार्ट है। जैसे मधुमक्खी का वो होता है, सॉरी मधुमक्खी नहीं, मकड़ी का छत्ता होता है, कुछ मकड़ी का जाला होता है, कुछ वैसा, है ना। मकड़ी के जाले जैसा कौन सा है, हमारा रडार चार्ट है। यहाँ पे मैंने इसकी फोटो लगा दी। मकड़ी के जाले जैसा हमारा रडार चार्ट है, और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ेगी, तो डेटा को एक बहुकोणीय ग्राफ के रूप में दर्शाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ये खत्म है, बस चैप्टर की समाप्ति है ये, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद कॉम्बो चार्ट, किस लिए जरूरत पड़ती है इसकी, तो एक ही चार्ट में दो या अधिक प्रकार के चार्ट्स का संयोजन कॉम्बो चार्ट के जरिए दिखाते हैं। हिस्टोग्राम चार्ट क्या कहता है आपसे, तो डेटा के वितरण को दर्शाता है, क्या, डेटा के वितरण को दर्शाता है। इसके अलावा वाटरफॉल चार्ट क्या कहेगा आपसे, वाटरफॉल चार्ट, ये हमारा वाटरफॉल चार्ट है। तो वाटरफॉल चार्ट डेटा में इनकम, एक्सपेंस और नेट वैल्यू को दर्शाता है, कौन सा, है ना। तो ये हमारा वाटरफॉल चार्ट है। फनल चार्ट क्या होता है, प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में डेटा के प्रवाह को दर्शाता है, कौन सा, फनल चार्ट। ट्री मैप चार्ट कौन सा है आपका, श्रेणियों और उनके उपश्रेणियों को आयतों के रूप में दर्शाता है। अब आप कहेंगे सर ये सारे याद करने हैं, तो मैं कहूंगा नहीं, इनके सिर्फ नाम आपको पता होने चाहिए और इनकी फोटो आपने देखी होनी चाहिए, बाकी इनके बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं याद करनी, सारी लाइनें याद नहीं करनी। बट फिर भी क्योंकि अभी आपके पेपर में बहुत टाइम है और आपका सिलेबस अगर कंप्लीट टाइम पर हो जाता है, तो आप इन चीजों को भी थोड़ा देख सकते हो, जिससे कि अगर एग्जामिनर एक अलग लेवल पर जाकर के पूछे चीजों को, तो आप कर पाओ, ठीक है। सर इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ाना नहीं है, ये सिर्फ आपको बताना है, पढ़ना आपको खुद है, क्योंकि ये आपसे ना के बराबर पूछा जाएगा। बट फिर भी कुछ बच्चों का मन था कि सर आप हमें सारे चार्ट एक बार दिखा दीजिए, तो बिल्कुल भैया मैंने यहाँ पर आपको सारे चार्ट के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी दे दी है। जैसे ट्री मैप का एक विस्तारित संस्करण जो विस्तृत रूप से डेटा दिखाता है, स्टॉक चार्ट आपका स्टॉक मार्केट में इसका यूज हम कर रहे होते हैं। बाकी जो चार्ट रह गए जिनकी मैंने फोटो नहीं दिखाई, तो मैं आगे आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मैं सभी के फोटो लगा दूंगा। अभी जब आपके पास बोर्ड पीडीएफ मिलेगी इस क्लास की, तो उस बोर्ड पीडीएफ में आपको सभी फोटो लगे हुए मिलेंगे, ठीक है। हाँ, सर अब एक बच्चे कह रहे हैं कि सर आप बोले थे कि जब ये खत्म होगा तो चार्ट का एक, आप जैसे एमएस वर्ड में दिया था, कौन से टैब के अंदर कौन सा ग्रुप देखने के लिए मिलता है, वो मैं आपको दूंगा। साथ ही मैं आपको
इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा इस संडे को, है ना। साथ ही इस संडे को मैं आपको इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जैसे हमने एमएस वर्ड की करी थी। तो इन 2 दिनों में आप क्या करना, रिवीजन कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। और फाइनली आज हमारा यहाँ पर एमएस एक्सेल का जो टॉपिक है ये हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए, एक शानदार सेशन, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।